नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लुसेंट जीके हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें इतिहास कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है और इसमें हम लोग इतिहास में भारत के इतिहास का सेकंड पार्ट देखने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ से कवर करने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जो भी प्रमुख जानकारी थी भारतीय इतिहास के बारे में, वहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ से एक एक चीज़ लाइन वाइज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं लुसेंट बुक काफ़ी हेल्पफुल बुक है। अगर आपका जीके जनरल नॉलेज काफ़ी मतलब वीक है और आपको बेसिक चीज़ें पता हो करनी है तो सबसे पहले आप इस बुक से ही शुरू करिए। जैसा कि हर टीचर मतलब जो भी मतलब कंपटीशन लाइन के मैक्सिमम टीचर यही आपको सजेस्ट करते हैं कि पहले आप लुसेंट को पढ़ो। लुसेंट आप पढ़ोगे तो चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। फिर इससे थोड़ा सा अच्छे बुक पे मूव करिए। अब मतलब अगर नॉर्मल आपको जीके में उतना इंटरेस्ट नहीं है और आपको जीके का जो सेक्शन है क्लियर करना है तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो विदेशी यात्री आए भारत में तो और यहाँ से गए तो वो बहुत सारी चीज़ें वो जाके लिखे, बुक में लिखे या कहीं ना कहीं उस चीज़ का जिक्र किए। तो उससे जो भी जानकारी हमें मिला उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में। ठीक है, जो यूनान से रोमन लेखक है उनके बारे में। तो नंबर 1 पे यहाँ दिया गया टेसियस। ठीक है, नंबर 1 पे टेसियस का नाम दिया गया। तो टेसियस की बात करें तो ये ईरान का राजवैद्य था। ठीक है, ये ईरान का राजवैद्य था, यानी कि वहाँ का राजवैद्य कौन था तो टेसियस था। जो टेसियस भारत आया था वो ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। यानी कि इसने भारत के बारे में जो भी चीज़ें बताई वो कैसा था, आश्चर्यजनक था। लोगों को मतलब ऐसा लगा कि अरे ये तो विश्वास करना मुश्किल है, यानी कि लोगों ने इस पे विश्वास करने लायक ऐसा कुछ ये बताया नहीं। ठीक है, ये कौन था, राजवैद्य था, कहाँ का, ईरान का, टेसियस। तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में। ठीक है, हेरोडोटस का नाम आपने सुना होगा क्योंकि अभी आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इनको इतिहास के पिता के भी कहा जाता है। ठीक है, इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है, तो इतिहास के पिता हेरोडोटस, इनका कौन सा पुस्तक है तो हिस्टोरिका। ठीक है, हिस्टोरिका इनका पुस्तक है। ये को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत फारस के संबंध में वर्णन किया है। तो इन्होंने इसमें किस चीज़ के बारे में वर्णन किया है हिस्टोरिका में कि जो भारत और फारस है इसके बीच के संबंध का वर्णन किया है। परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। लेकिन जो इनका ये हिस्टोरिका बुक है और इसमें इन्होंने भारत फारस के संबंध के बारे में बताया, वो भी ऐसा लगता है कि अनुश्रुति। अनुश्रुति मतलब क्या होता है कि जो लोगों से सुन सुन के अफवाह टाइप का चीज़ नहीं होता है उसको लिख देना। तो ऐसा इनका भी वो देख के पता चलता है। तो टेसियस और हेरोडोटस दोनों का जो चीज़ मिला वो कैसा था, एक तो आश्चर्यजनक और अविश्वसनीय था और इनका क्या था, अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित था। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में, ठीक है, तो कुछ ऐसे लेखक जो कि सिकंदर के साथ आए थे जैसे कि निर्याकस हो गए, अनेसिक्रेटस हो गए तथा असिटोबुलस हो गया। ठीक है, तो इनका जो विवरण था, इन्होंने जो भी चीज़ें एक्सप्लेन किया बताया वो ज़्यादातर प्रमाणिक और विश्वसनीय ठीक थे। ठीक है, यानी कि वो प्रमाणिक थे, यानी कि उसका कुछ प्रमाण भी मिला और लोगों ने उस पर विश्वास भी किया। तो सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन थे, निर्याकस, आनेसिक्रिटस और आस्टिबुलस थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम आपको देखने को मिलेगा मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो थे वो कौन थे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। ठीक है, जो मेगास्थनीज थे वो कौन थे, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया थे, तो किसके दरबार में ये आए थे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो भी विदेशी यात्री थे वो आए तो किसके राज्य में, किसके राज में आए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, तो मेगास्थनीज आए थे। इसने अपनी पुस्तक, इनका जो पुस्तक है जो कि बहुत बार जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो वो है इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है। इसमें मौर्य युगीन जो समाज और संस्कृति था उसके विषय में लिखा था। किसके विषय में लिखा था कि मौर्य के युग में जो भी समाज वहाँ की थी, उसकी संस्कृति उस टाइम की क्या थी, उन सब चीज़ों का जिक्र किसमें किया गया, तो इंडिका में, जिसके लेखक कौन है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट देखते हैं डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस यहाँ पे, तो डाइमेकस यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। तो डायनेकस की अगर हम बात करें तो ये कौन था, तो ये सीरियन, ठीक है, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार का दरबार में आया था, जिसके विवरण में भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो विवरण है उसमें भी मौर्य के युग के बारे में ही बताया गया है। आगे दिया गया
डायोनिसियस की अगर हम बात करें तो ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेलस का राजदूत था। ठीक है, तो जो डायोनिसियस था वो किसका राजदूत था? तो डायोनिसियस को आपको याद रखना है कि ये मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेलस का राजदूत था, जो किसके दरबार में आया? तो जो अशोक के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अशोक के दरबार में आया था। अब टॉलमी की बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉलमी की, तो अगर हम टॉलमी की बात करें तो इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। जो टॉलमी थे उन्होंने क्या किया, दूसरी शताब्दी में, ठीक है, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा गया। किसके द्वारा? तो टॉलमी द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया नाम, आगे नाम क्या है? पिलनी। ठीक है, पिलनी की अगर हम बात करें तो पिलनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। तो पिलनी क्या किया कि सबसे प्रथम, जो प्रथम शताब्दी था उसमें इन्होंने क्या किया? नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखा। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। तो जो नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया किसके द्वारा? प्रथम शताब्दी में पिलनी द्वारा लिखा गया, जिसमें किस चीज़ का उल्लेख ज़्यादा है? तो जो भी भारतीय पशु हो गए, पेड़ पौधा हो गया, खनिज हो गया, इन सब चीज़ के बारे में विवरण मिलता है। अगला यहाँ पे नाम दिया गया पेरिप्लस ऑफ द इरिरियन सी। ठीक है, पेरिप्लस ऑफ द इरिरियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जिसने इस पुस्तक को लिखा, ठीक है, कौन से पुस्तक? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिरियन सी, इसके लेखक के बारे में जानकारी ही नहीं है कि किसने इसे लिखा। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। तो ऐसा माना जाता है कि जो पेरिप्लस ऑफ द इरिरियन सी पुस्तक है, इसका लेखक तो का तो कुछ फिक्स वो नहीं है कि किसने लिखा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं चीनी लेखक के तरफ। ठीक है, चीनी लेखक यानी कि जो चीन के लेखक है, यानी कि जो चीन के यात्री आए भारत में, तो उन्होंने क्या क्या लिखा? तो सबसे पहला नाम आपको मिलेगा फाहियान। ठीक है, फाहियान और ह्वेंग त्सांग नाम आपने सुना होगा। तो फाहियान के बारे में बात करते हैं। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो यह क्या था? चीनी यात्री, यानी कि चीन से यात्री आया था। ठीक है, चीन से ट्रेवलर था, जो कब आया था? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को खुशी एवं समृद्ध बताया है। तो जो फाहियान था वो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और वो उसका जो विवरण था मध्य प्रदेश के बारे में ही था कि वहाँ की समाज संस्कृति और वहाँ के जो भी लोग थे कैसे थे। तो वहाँ उसने ये भी बताया कि जो मध्य प्रदेश के लोग थे, जनता थे, वो सुखी एवं समृद्ध थे। इसके बाद हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो लेखक था वो था संयुग्न। तो यह 518 ईस्वी में भारत आया। तो संयुक्त कब भारत आया? तो 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया। तो ये 3 साल तक भारत में भ्रमण किया, जिसमें इसने ज़्यादातर चीज़ें बौद्ध धर्म के बारे में ही प्राप्त किया, ठीक है, एकत्रित किया। उसके बाद हुएन त्सांग, उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? हुएन त्सांग के बारे में। तो जो हुएन त्सांग था, ठीक है, हुएन त्सांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ह्वेंग त्सांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। तो जो ह्वेंग त्सांग था वो 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया, ठीक है, और लगभग 1 साल तक उसने ट्रेवल किया। उसके बाद वो कहाँ पहुंचा? तो भारतीय जो राज्य कपीसा था वहाँ पे पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। तो ये जो हुएंग त्सांग था भारत में कितना समय दिया? तो अपना 15 साल यहीं पे बिताया, और वह बिहार में नालंदा जिला में जो स्थित नालंदा विश्वविद्यालय था, ठीक है, जो कि खंडर हो गया, जिसमें आग लगा दिया गया, तो उसमें वो अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करके ले जाने के लिए आया था। तो उसका आने का मकसद क्या था? मेन मकसद था नालंदा विश्वविद्यालय में आके स्टडी करना। तो समझ सकते हैं उस टाइम जो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय था विश्वविख्यात था, विश्व से लोग वहाँ पे आके पढ़ाई करते थे। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है। तो जो इसका भ्रमण वृत्तांत है, यानी कि वो भ्रमण किया तो उसमें चीज़ें लिखा, डिस्क्राइब किया, तो उस किस नाम से प्रसिद्ध है? सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था, और इसके अनुसार सिंध का राजा कौन था? तो सिंध का राजा शूद्र था, ऐसा ह्वेंग त्सांग द्वारा बताया गया है। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में दिया गया कि ह्वेंग त्सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे,
और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पे कि जो हुएन त्सांग के अध्ययन के समय जब वो अध्ययन कर रहा था कहाँ पे, नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस टाइम वहाँ के जो विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र थे। ठीक है, ऐसा ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, इत्संग। ठीक है, इत्संग एक रह गया, तो इत्संग के बारे में हम लोग बात करते हैं कि इत्संग, तो यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। ये भारत कब आया इत्संग, तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत कौन आया था, इत्संग आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया। तो ये कुछ चीनी यात्री थे जिनसे हमें चीज़ें मिला, जिनका वर्णन हमने देख के इतिहास के बारे में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा किए। उसके बाद आते हैं अरबी लेखक। इसके बाद अरबी लेखक आते हैं, और अरबी लेखक के बारे में चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला नाम आपको अलबरूनी मिलेगा। ठीक है, कौन मिलेगा, अलबरूनी। तो अलबरूनी की बात करें तो ये किसके साथ भारत आया था, तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तकहीक ए हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें राजपूत कालीन समाज, ठीक है, राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो जो अलबरूनी भारत आया था किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, और उसने अरबी में एक कृति लिखा, ठीक है, जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद या फिर तकहीक ए हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। जिस ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है आज भी जो भी हिस्टोरियंस हैं उनके लिए, जिसमें चीज़ें किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया, तो राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति। अब अन्य कुछ लेखक हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ अन्य लेखक हैं जिससे भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो नंबर 1 है तारानाथ। ठीक है, यह एक तिब्बती लेखक था। तो तारानाथ के बारे में याद रखिएगा कि यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की। इससे भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। तो जो तारानाथ था वो क्या का था, तिब्बत का था। ठीक है, और इसने 2 ग्रंथ लिखा, कौन कौन सा, कंगियूर एवं तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना किया, और इसमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो की अगर हम बात करें तो मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। ये 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। ठीक है, पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो जो मार्को पोलो ने चीज़ें एक्सप्लेन किया वो किसके लिए उपयोगी है, तो पांड्य इतिहास के लिए यूजफुल है। तो यहाँ तक हमने लेखकों के बारे में पढ़ा कि जो भी विदेशी मतलब यात्री थे आए, उसने लिखा कुछ, उसके उससे हमें जो भी चीज़ें पता चली वो देख लिया। अब जो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जो जानकारी है उसमें क्या क्या हमें पता चला, इसको हम लोग यहाँ से स्टडी करने वाले हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से एक बार लाइक बटन को हिट कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ये जो हम सेशन लेके आए हैं, जब आप पूरा इस बुक को एक बार पढ़ लीजिएगा फिर आपको पता चलेगा अबे हमें तो बहुत सारी चीज़ें पता थी ही नहीं, जो कि इस लेक्चर के दौरान हमें सीखने को मिला। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बुगाज कोई से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र तथा नातस्य यानी कि अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में सबसे पहले जो मतलब 1400 ईसा पूर्व एक अभिलेख है जिसका नाम है बुगाज कोई, जिसका एशिया माइनर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें वैदिक जो देवता थे जैसे कि मित्र हो गए, वरुण, इंद्र और नासत्य, ठीक है, नासत्य अश्विनी कुमार जिसका बोलते हैं, तो इन सब के नाम मिलते हैं कहाँ पे, तो बुगाज कोई से। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, चलिए थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेते हैं। पॉइंट में ये बताया गया है कि मध्य भारत में भागवत धर्म, ठीक है, मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो मध्य भारत में जो भागवत धर्म विकसित होने का जो प्रमाण है यह यवन राजदूत होलियोडोरस के जो वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख है वहाँ से प्राप्त होता है। आगे दिया गया कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ पे है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये हाथी गुफा अभिलेख में है। कहाँ पे है, हाथी गुफा अभिलेख में है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया
कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। तो दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला, ठीक है, किसका जानकारी, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, सोहगोरा अभिलेख है। आगे चलिए देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। तो जो हुन आक्रमण हुआ, ठीक है, भारत पर होने वाला हुन आक्रमण था, इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो भीतरी स्तंभ से प्राप्त होती है, ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सती प्रथा, जो पहले सती प्रथा चला करता था, उसका अगर पहला लिखित साक्ष्य की हम बात करें तो ये एरन अभिलेख, ठीक है, जो शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। कहाँ से होती है, शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, ठीक है, रेशम बुनकर की श्रेणियों की अगर हम जानकारी की बात करें तो ये मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, मंदसौर अभिलेख से। यहाँ पे नोट दिया गया, तो नोट कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसमें यह दिया गया कि अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि इपिग्राफी कैसे कहते हैं, तो जो अभिलेख है उसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं उसको ही इपिग्राफी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो आपने सीख लिया, समझ लिया। आगे दिया गया कि कश्मीरी नौपाषाणिक पूरा स्थल बुर्जहोम के गर्तवास यानी कि गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इसमें उतरने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों का, ठीक है, प्राचीनतम सिक्कों को आहूत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, जो पहले के जो भी सिक्के मिले उसको आहूत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, आहूत सिक्के किसे कहा जाता है, तो जो भी पुराने सिक्के हैं। इसी को इतिहास में कसारपन कहा गया है। तो इतिहास में से क्या बोला जा गया है, कसारपन कहा गया है। आगे दिया गया कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। तो जो सिक्के थे इस पे कुछ न कुछ लिखने का कार्य सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो जो भी यवन शासक थे उन्होंने किया था। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो जो समुद्रगुप्त है उन्होंने सिक्का जो बनवाया उस पर ये चीज़ बताया गया, मतलब दर्शाया गया था कि वो बीना बजा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई बीना बजा रहा है मतलब सीधा सा बात है कि वो संगीत प्रेमी है, उसको म्यूजिक और संगीत से प्रेम है। अगला है अड़िकमेढ़ू, पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो जो पुडुचेरी के निकट एक जगह है अड़िकमेढ़ू, वहाँ से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण अभिलेख दिया गया। ठीक है, महत्वपूर्ण अभिलेख दिया गया है। तो महत्वपूर्ण अभिलेख में हम लोग अभिलेख, ठीक है, और उसके शासक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो कलिंग राजा खाकले। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख की बात करें तो रुद्रदामन शासक हो जाएंगे। नासिक अभिलेख की बात करें तो गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो समुद्रगुप्त। ठीक है, एहोल अभिलेख की बात करें तो पुलकेशिन टू। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो मालवा नरेश यशोधर्मन। ग्वालियर अभिलेख की बात करें तो प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त। और देवपारा अभिलेख की बात करें तो बंगाल शासक विजय सेन। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ से हम इसको इस तरह से बॉर्डर कर दे रहे हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक हम इस तरह से बॉर्डर कर दे रहे हैं कि ताकि आपको पता चल जाए कि इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल डिस्कस करेंगे और यहाँ पे सेशन को समाप्त कर देंगे। तो थोड़ा सा है, तो थोड़ा सा और सब्र कीजिए और उसके बाद हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो चलिए प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दिया गया कि जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, यानी कि ऐसा काल जिसमें कोई भी घटना हुआ जिसको लिख के उस चीज़ को बताया नहीं गया, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल आपको याद हो गया होगा कि किसे कहा गया कि जिस काल में मनुष्य ने जो भी घटना हुआ उसका कोई उल्लेख नहीं किया लिखित तौर पे, तो उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और वही अगर हम बात करें मानव विकास के, उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो इतिहास किसे कहा जाता है कि जो भी चीज़ें हुई, ठीक है, मानव विकास का जो भी चीज़ें हुआ, हर एक घटना का हर एक घटना का तो नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ घटना हुआ जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, उसको इतिहास कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल और इतिहास में आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ इतिहास हो गया। ठीक है, तो इतिहास आपको समझ में आ गया कि इतिहास क्या होता है कि जिसने मानव जो विकास हुआ उस काल का जो मतलब इतिहास कहते हैं जिसमें विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। और प्रागैतिहासिक काल किसे कहा गया कि जिसमें कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि
आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। ठीक है, यानी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि वहाँ पे चीज़ें लिखा तो गया, लेकिन अभी तक उससे उस लेख को पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी कि जो वो चीज़ उन्होंने लिख के गया, अभी तक कोई उसको डिकोड नहीं कर पाया कि आखिर वो क्या लिखा गया है, तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है कि ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पूर्व हुआ। तो जो हम लोग मानव हैं, ठीक है, हमें होमो सेपियंस बोला गया है साइंटिफिकली, तो हमें ज्ञानी मानव के तौर पे माना जाता है। और हमारा जो प्रवेश हुआ इस धरती पर, ठीक है, इस धरती पर हमारा जो प्रवेश हुआ वो आज से लगभग 30 या 40,000 वर्ष पहले हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। यानी कि जो पूर्व पाषाण युग था उस टाइम जो मानव थे उनके जीविका का यानी कि जीने का जो मुख्य आधार था, वो कैसे जीते थे, तो वो शिकार करते थे। ठीक है, शिकार के वजह से वो जिंदा रह पाते थे। आग का आविष्कार की अगर बात करें कि आग का आविष्कार कब हुआ, तो पूरा पाषाण काल से, और जो पहिए हुए का निर्माण हुआ वो नव पाषाण काल में हुआ। तो आग और पहिए के बारे में याद रखिएगा कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि मनुष्य में अस्थायी निवास, ठीक है, अस्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो नवपाषाण काल में हुआ तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो जो मनुष्य था पहले क्या होता था कि वो शिकार के तो लिए निकला एक जगह से, जहाँ उसको शिकार मिला उसी के आसपास में खाया और फिर उधर ही रह गया। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनका माइंड डेवलप हुआ, फिर उनके मन में ये प्रवृत्ति जगी कि हम लोग कहीं एक जगह ही रहते हैं, अच्छे से एक जगह रहना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वो ऐसा कब हुआ, उनके अंदर ये प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई और उसने सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया वो कुत्ता बनाया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुत्ता क्या होता है, काफ़ी वफादार होता है, और उस टाइम के लोगों को ये चीज़ पता चल गया था, जिस वजह से उन्होंने कुत्ता को ही पालतू बनाया था। यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि मनुष्य ने, ठीक है, अब यहाँ पे मेन टॉपिक चीज़ें धीरे धीरे पूछी जा रही है जिसको हमें याद रखना है कि सबसे पहला अगर सर्वप्रथम धातु की बात करें तो तांबा धातु का प्रयोग किया, और इसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम जो औजार था वो क्या था, कुल्हाड़ी था। तो मनुष्य ने सबसे पहला जो धातु है मेटल किसका यूज किया, तो याद रखिएगा तांबा का यूज किया, और उसके द्वारा जो बनाया गया पहला औजार क्या था मेटल से, तो वो था कुल्हाड़ी। अब कृषि के आविष्कार के बारे में पूछा जा रहा है कि कृषि का आविष्कार कब हुआ, तो कृषि के आविष्कार की बात करें तो नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है, और प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़, ठीक है, जो प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो मेहरगढ़ है वो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पे, तो पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल अगर पूछा जाए तो गेहूं एवं जौ थी। तो जो मतलब सबसे पहली बार क्या उगाई गई थी, सबसे पहले क्या उगाई जाती थी, तो गेहूं और जौ को उगाई जाती थी। ठीक है, अगर अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया कि पल्लावरम, क्या दिया गया, पल्लावरम। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर सबसे प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियाँ की खोज हुई थी। तो जो पल्लावरम नामक जो जगह है वहाँ पे सबसे पहले जो भारतीय पुरापाषाण कलाकृतियाँ है उसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट की हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे, स्फटिक उसको बोलते हैं। यानी कि जो अगर हम बात करें पूर्व प्रस्तर युग के, तो जो भी उस टाइम के अधिकतर औजार थे वो किसके बने हुए थे, पत्थर के बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि भारत का, ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नगर, ठीक है, सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। तो भारत का सबसे पुराना नगर कौन था, मोहनजोदड़ो था। अगर इसके सिंधी भाषा में इसका अर्थ की हम बात करें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो अभी एक मूवी भी है ऋतिक रोशन का, इसमें इस चीज़ के बारे में जो मोहनजोदड़ो जगह है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है, दिखाया गया है। तो कभी आपको समय मिले तो जो भी ऐतिहासिक मूवी है उसको तो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो भी चीज़ें आपको बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।